हेलो 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 स्टूडेंट्स, वेलकम भाई। आज हम एक बहुत ही स्पेशल वीडियो करने वाले हैं। हम मात्र 10 क्वेश्चन करेंगे, ओनली 10 क्वेश्चन विल डू। लेकिन ये 10 क्वेश्चन डिसाइड कर देंगे कि आपके नंबर कितने आने वाले हैं। दैट इज आपका एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट चेक आज होने वाला है। जिन बच्चों को पूरा भरोसा है कि उनकी तैयारी बिल्कुल बहुत शानदार चल रही हो, केमिस्ट्री में एनीवेयर बिटवीन 160 170 175 स्कोर कर देंगे, तो ये लीजिए आपके लिए आज एक चैलेंज वीडियो है। देखिए, जो आज मैं आपको मात्र 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिन बच्चों के 10 में से 8 सही हैं, दैट इज 80% है, वो डेफिनेटली 165 170 क्रॉस इजीली कर जाएंगे। देखिए, 180 का तो खैर करवा देंगे, लेकिन 180 का प्रॉमिस मैं नहीं करता, क्योंकि वो कुछ बातें किस्मत वाले भी होती हैं कि उस दिन आपका दिन कैसा है। लेकिन आप डेफिनेटली 165 175 170 क्रॉस कर सकते हैं, अगर आप इनमें से अगर 8 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाए तो। जो बच्चे 8 या फिर उससे कम कर पाते हैं, निराश होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इसको अटेम्प्ट भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसका रीजन समझिए। ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसलिए नहीं है जो आज करवाऊंगा, उनका डिफिकल्टी लेवल, यस देयर इज अ सर्टेन डिफिकल्टी लेवल अटैच्ड टू दीज क्वेश्चंस, बट वो डिफिकल्ट इसलिए नहीं है कि क्वेश्चन कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछ लिया गया, या फिर आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया गया, या फिर उसकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड है। नहीं, वो डिफिकल्ट सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो उसका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक है, और उस बेसिक से ही डेवलप करना होता है। तो यानी कि आप इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन के 10 क्वेश्चंस हैं, इसमें आप अगर अटेम्प्ट करते हैं, अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो उस टॉपिक पे जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो इंक्रीज होगी। दैट इज माय 100% प्रॉमिस टू यू। बताओ भाई, ठीक है? तो रेडी हैं आप लोग? क्या आप लोग रेडी हैं? स्टार्ट करें, चलिए देखा जाएगा। पहला ही सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए, पहला सवाल है, इन 1 लीटर फ्लास्क 6 मोल्स ऑफ ए अंडरगोज द रिएक्शन। आपके सामने कुछ ऐसी रिएक्शन है, ए गैस बी गैस। द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो आपका ग्राफ है ये है। देखिए, आपके पास इंफॉर्मेशन जो है, आपको क्या अंडरलाइनिंग इंफॉर्मेशन चाहिए? आपको ये चाहिए कि T1 की वैल्यू T2 के बराबर है, और आपसे बोला गया है डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 नॉट आर T2 ln x के बराबर है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बात समझते हैं कि एक्चुअली पहले देखते हैं कि डेल्टा जी, ये जो फॉर्मूला है, कुछ देखा देखा सा फॉर्मूला लगता है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला है आपके पास। क्या है फॉर्मूला? आप बोलेंगे सर देखिए, आपकी जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है, डेल्टा जी नॉट की इनफैक्ट जो वैल्यू होती है, ये होती है आपकी माइनस आर टी एल एन के बराबर। बिल्कुल सही बात है। कितनी होती है? माइनस आर टी एल एन के बराबर। तो मैं इसको G1 कर दूं, इसको T1 कर दूं, इसको K1 कर दूं। बिल्कुल सही बात है। वेयर K1 इज व्हाट? इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसी तरीके से सर डेल्टा जी नॉट 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? माइनस आर टी टू एल एन K2 के बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका मतलब इन दोनों चीज से मुझे क्या पता चलता है? अगर मैं इसको फाइनल इक्वेशन में लिखूं, यानी कि मैं लिखूं डेल्टा जी नॉट 2 माइनस डेल्टा जी नॉट 1, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? देखिए, ये आ जाएगी आपकी माइनस आर टी टू एल एन के टू माइनस ऑफ माइनस आर टी वन एल एन के वन। यानी कि मैं सीधा इसे लिख सकता हूं आर टी वन एल एन के वन माइनस आर टी टू एल एन के टू के बराबर। बिल्कुल सही बात है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बार मैं देखो T1 T2 का रिलेशनशिप मुझे पता है, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक बार आ जाए तो K1 और K2 में प्रॉब्लम है, तो आइए पहले K1 और K2 देखते हैं कि K1 और K2 क्या चीज। तो हम बोलेंगे देखिए सर, अगर मैं पहली रिएक्शन की बात करूं, यानी कि एट टेम्परेचर T1 अगर मैं बात करूं कि टेम्परेचर T1 पे जो मेरी रिएक्शन है कुछ ऐसे है, ए गैस गिव्स बी गैस। ये मेरे सामने रिएक्शन है। अगर ये 6 मोल से स्टार्ट होती है, ये 0 है। सही बात है, 6 मोल से स्टार्टिंग में 0 होती है। फिर कहता है कि T1 का जो कंसंट्रेशन है वो 4 के बराबर है, यानी कि जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, इसको B को हटा के मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोडक्ट ही दे रखा है। तो मैं इसे प्रोडक्ट कर दूं और मैं इसे गैस कर दूं, और मैं कह दूं कि देखिए सर ये 4 के बराबर है। तो बेटा अगर ये 4 हुआ है तो इससे 4 गया होगा, ये कितना बचा है? 2 बचा है। तो K1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है? ये हो जाएगी आपकी 4/2, दैट इज ये हो जाएगी 2 के बराबर। तो K1 की वैल्यू कितनी है? मात्र 2 के बराबर K1 की वैल्यू है। ठीक बात है। इसी तरीके से अगर आप T2 निकालेंगे तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए गैस गिव्स टी गैस के बराबर। बिल्कुल सही बात है। आप 6 से स्टार्ट करेंगे, ये 0 है, और ये कितना बना है फिर T2 में कंसंट्रेशन? ये बना आपके 2 के बराबर। कितने बराबर? देखिए, ये 4 था और ये 2 है। तो अगर ये 2 बना है तो ये कितना होगा? ये 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और K2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/4, दैट इज 1/2 के बराबर, विल बी इक्वल्स टू हाफ ओनली। अब देखिए, आपके पास K1 भी आ गया, आपके पास K2 भी आई है। आइए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको दिख जाए। ये हो जाएगा आपके पास आर टी वन एल एन, K1 की जगह क्या लिखेंगे? ये लिखा मैंने 2, और ये हो जाएगा मा आर टी टू एल एन
1/2 के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक काम करूं, इस ln2 को मैं ln2 की तरह ही इस ln½ को मैं ln2 लिखना चाहता हूं, यानी कि ये 2 ऊपर आएगा तो यहां पे एक प्लस का साइन आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो आइए इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा बेटा आपका RT1 ln2 प्लस RT2 ln2 के बराबर। क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखिए T1 की जगह मैं लिखना चाहता हूं, T1 की जगह अगर मैं 2T2 लिखता हूं तो ये हो जाएगा 2RT2 ln2। क्या आ जाएगा? देखिए T1 की जगह 2T2 लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2RT2 ln2 प्लस RT2 ln2, यानी कि ये आ रहा है टोटल मिला के मैं एक साथ लिख रहा हूं कितना, 3RT2 ln2 के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप देखेंगे ये एक्सप्रेशन और वो एक्सप्रेशन लगभग मैच करना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं मैं RT2 ln2 की पावर 3। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है एग्जैक्टली मैच कर रहा है। और ये 2 की पावर जो 3 है ना, 2 की पावर जो 3 है यही एक्चुअली आपका x के बराबर है, यही आपका x के बराबर है। तो मैं कहूंगा देखिए यही मेरी x की वैल्यू है, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3। और 2 टू द पावर 3 कितना होता है? ये होता है आपका 8 के बराबर। तो जिन बच्चों ने इसका 8 आंसर निकाला है दैट इज 8 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कितने लोगों का आया बताओ मुझे? सही है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। ठीक बात है। तो आइए बेटा, अगर ये क्वेश्चन आपसे हो गया, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी बढ़िया सवाल है, ये मैं अपनी क्लास में भी करवाता हूँ थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में। बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है, बस आपको पहचानना है कि प्रोसेसेस क्या है। वो कह रहा है कि आपके पास दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस को डैश वाली लाइन से लिखा गया है, ये देखिए ये जो डैश वाली लाइन से लिखा गया है, और एक प्रोसेस को मैंने सॉलिड लाइन यानी कि WS से लिखा है। तो वो कह रहा है कि WD/WS का फॉर्मूला बता दीजिए कि WD/WS की वैल्यू कितनी आएगी। बस आपको इतना काम करना है, ठीक बात। तो देखिए मैं कहूंगा पहले आइडेंटिफाई करूं ये दोनों प्रोसेसेस है कौन कौन से प्रोसेसेस। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कि ये दोनों प्रोसेस एक्चुअली में कौन से हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि देखिए ये जो मैं डैश वाली लाइन की बात करूं, अगर मैं इस डैश वाली लाइन की बात करता हूं, ये जो डैश, सबसे पहले मैं इस लाइन की बात करता हूं कि ये जो सॉलिड वाली लाइन है, डैश नहीं, ये सॉलिड वाली लाइन, ये सॉलिड वाली लाइन बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आपको क्या लगता है? ये रिप्रेजेंट कर रही है एक रिवर्सिबल प्रोसेस को। किसको? एक रिवर्सिबल प्रोसेस को ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो आइए मैं यहां पे लिखता हूं कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा है? ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, कैसा प्रोसेस है? ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो अभी रिवर्सिबल प्रोसेस में पहले बाद में बात करते हैं, पहले डैश की बात करेंगे। ये जो डैश वाली लाइन है इनकी बात करते हैं। ऑब्वियसली ये छोटे छोटे स्टेप में टूटा हुआ है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इरिवर्सिबल प्रोसेस को। ये जो आपकी ये वाली लाइंस है, ये वाली लाइंस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इरिवर्सिबल को। इसको अलग कलर से करते हैं, ये हो जाएगा आपका एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये है आपका एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। सही बात है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन बड़े सिंपल तरीके से निकलता है। कितना होता है? वर्क डन होता है -P डेल्टा V के बराबर। दुनिया का कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, वर्क डन इज हाउ मच? इट इज -P डेल्टा V। बिल्कुल सही बात, ठीक बात है। तो मैं कहूंगा कि देखिए इसको मान के चलते हैं, ये W1 है, ये आपका, अच्छा W1 बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलो ठीक है ऐसे लिख देते हैं, W1 है, ये आपका W2 है, ये आपका W3 है, ये W4 है, ये W5 है, ये आपका W6 है। तो मैं कहूंगा कि देखिए जो मेरा W डैश वाली लाइन है ना, ये डैश ही तो है, ये डैश डैश, जो WD है ना, ये मेरा है आपका W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6 के बराबर। ठीक बात है। अब आप इसमें ये नोटिस करिएगा कि कहां कहां पे वर्क डन 0 है। जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है वहां पे वर्क डन 0 है। तो यानी कि जो स्ट्रेट लाइंस है, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है और यहां पे वर्क डन 0 हो जाएगा। यानी कि यहां पे वर्क डन 0 हो जाएगा, यहां पे भी वर्क डन 0 हो जाएगा, यहां पे भी वर्क डन 0 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और बाकियों में मैं क्या करूं? बाकियों में मैं लगा दूं -P डेल्टा V। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। W1 पे देखिए P की वैल्यू कितनी है? 4 के बराबर। कितनी है ये? 4 के बराबर। तो ये आ जाएगा -4 और कितना आ जाएगा? डेल्टा V की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 2 माइनस कितना 0.5, कितना होता है ये? 1.5 के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। फिर देखिए आप इस वाले प्रोसेस की बात करिए, यहाँ पे प्रेशर कितना है? ये है आपका लगभग 1.5 के बराबर। ओके, ये ग्राफ थोड़ा सा गलत बना है, ये एक्चुअली 1.5 नहीं होना चाहिए था, ये 0.5, ये लगभग ना 1 के बराबर था। चलिए अभी जो ग्राफ है उसके हिसाब से कर लेते हैं लगभग, वैसे पर जो ओरिजिनल ग्राफ है ये 1 के आसपास आ रहा था, मैं इसे 1.5 ही कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जैसा ग्राफ है उसके हिसाब से करते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल क्वेश्चन में है ये 1 पे आता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लगभग 1 के बराबर ही V2 की वैल्यू। प्लस W5 की बात करूं, कौन सा W5? देखिए ये है आपका W5। इसमें जो प्रेशर है ये हाफ पे आ रहा है, ठीक है, इसको तो हाफ ही लेके चलते हैं। ये कहाँ पे आ रहा है?
ये आ रहा है आपका माइनस हाफ पे, कहाँ पे, ये आ रहा है आपका माइनस हाफ पे, बिल्कुल ठीक बात है। और ये कितने पे आ रहा है, देखिए ये आपकी जो चेंज इन वॉल्यूम है ये आपकी 5.5 माइनस 3.0, 5.5 माइनस 3.0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.5 के बराबर, विल बी इक्वल्स टू 2.5 के बराबर। अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन देखेंगे, मैं फिर से बता दूं, अगर आप किताबों में ये वाला सवाल देखेंगे, शायद ये जेईई एडवांस 2019 का सवाल है, तो आपको ये लाइन एग्जैक्टली नजर आ जाएगी, यहाँ पे ऊपर नीचे नजर आ रही है, पर ये लाइन आपको शायद एग्जैक्टली 1 पे नजर आएगी। एनीवे, मैं क्वेश्चन जो इसमें गिवन है उसके हिसाब से कर रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा। ये हो जाएगा -6 माइनस 1.5 एंड माइनस 1.25 के बराबर, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 7 एंड 8, यानी कि -8 पॉइंट कितना आ जाएगा, -8.75 के बराबर, विल बी इक्वल्स टू -8.75 के बराबर। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए ठीक है, तो ये आपका डब्ल्यू डी की वैल्यू ये आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, ये डब्ल्यू डी की वैल्यू आ चुकी है। अब बात करते हैं इस सॉलिड लाइन की। सॉलिड लाइन कैसी है, मुझे इतना पता है कि ये रिवर्सिबल वाली लाइन है। कैसी लाइन है, ये एक रिवर्सिबल वाली लाइन है, बट ये नहीं पता कि रिवर्सिबल प्रोसेस आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक एडियाबैटिक हो सकता है और एक आपका आइसोथर्मल हो सकता है। तो कैसे पता करें, मैं उन लोगों को पता करने का बहुत आसान सा तरीका है। एक काम करते हैं कि पीवी की वैल्यू देखते हैं, एक काम करते हैं कि पीवी की वैल्यू देखते हैं। तो मैं कहूंगा कि देखिए इन सब में अगर मैं पीवी की वैल्यू देखूं तो पीवी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ये हो जाएगा 4 इंटू हाफ, कितना होता है 2। फिर आप इस वाले पॉइंट को अगर देखेंगे, इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो ये लगभग 2 के बराबर आता है, 2 इंटू 1 कितना होता है 2 के बराबर ही। फिर अगर आप इस वाले पॉइंट को, जैसे कि मैंने कहा था, कितना आ जाएगा, ये 1 इंटू 2 के आसपास आता है, कितना आता है, ये 1 इंटू 2 के आसपास आता है, तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका 2 के बराबर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा इस ग्राफ में पूरा का पूरा क्या है, इसमें पूरी की पूरी पीवी की वैल्यू कांस्टेंट है। कैसी है, ये पीवी की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है। अगर पीवी की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये कैसा ग्राफ है, ये एक आइसोथर्मल ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, ये एक आइसोथर्मल ग्राफ है, बिल्कुल ठीक बात है। और आइसोथर्मल के लिए जो वर्क डन दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, -2.303 nRT log V2/V1, बिल्कुल सही बात है। फिर आप बोलेंगे कि सर सब कुछ ठीक है, बस यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, कई क्वेश्चन में भी टी की वैल्यू गिवन नहीं है। तो मैं कहूंगा अगर गिवन नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। मैं क्या लिख दूँ कि सर देखिए पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी के बराबर होता है, और आपकी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीवी अपॉन एनआर के बराबर। तो मैं टी की जगह क्या लिख दूँ, पीवी अपॉन एनआर। तो देखिए क्या आ जाएगा, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी -2.3 इंटू एनआर, और टी की जगह लिख देगा कितना, पीवी अपॉन एनआर के बराबर log V2/V1। ठीक बात है। अभी देखिए ये एनआर से एनआर कैंसिल, और पीवी की वैल्यू हर जगह पे कितनी आ रही है, पीवी की वैल्यू हर जगह पे 2 के बराबर आ रही है। कितनी आ रही है, पीवी इज इक्वल टू 2, अभी मैंने आपको करके दिखाया था। तो हर जगह पे पीवी की वैल्यू कांस्टेंट है, कितनी 2 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2.3 इंटू 2 और log V2/V1। log V2 कितना बेटा, ये आपका 5.5 के बराबर है, और ये आपका 0.5, दैट इज 5.5 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना आ गया, log 11। log 11 लगभग 1.01 1.1 के आसपास ही रहने वाला है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी अप्रॉक्सीमेटली -4.6 के बराबर, विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, विल बी इक्वल्स टू -4.6 के बराबर। तो आपके पास दोनों वर्क डन आ चुके हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि बताइए डब्ल्यू डी अपॉन डब्ल्यू एस कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे देखिए सर ये हो जाएगा -8.75 के बराबर, और ये हो जाएगा आपका -4.6 के बराबर। ये वैल्यू को फटाफट से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं अपने टूल की मदद से। ठीक है, यह मैथ, ये आया कैलकुलेटर। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8.75 डिवाइडेड बाय 4.6 के बराबर, जो कि आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1.9 के आसपास। कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1.9 के आसपास। अगर न्यूमेरिकली देखिए, जब ये सवाल आया था तो पूछा था कि क्लोजेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो मैं कहूंगा जो मेरा क्लोजेस्ट इंटीजर है वो कितना है, वो है मेरा 2। कौन सा है क्लोजेस्ट इंटीजर, वो है मेरा 2। अरे क्या बात समझ में आती है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। कितने लोगों ने सही किया होगा, आई होप पिछले वाले से ज्यादा इस वाले क्वेश्चन को बच्चों ने सॉल्व किया होगा अच्छे से, क्योंकि ये वाला सवाल हम करते हैं जनरली, है ना। ठीक है, आइए एक और सवाल करते हैं। कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 900 केल्विन अंडरगोस 2 रिवर्सिबल प्रोसेसेस, 1 फॉलोड बाय 2 एज शोन इन द बिलो, एज शोन इन द फिगर बिलो। अच्छा ये मत समझना सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के सवाल है, ठीक है, अभी और भी सवाल है। ठीक है, इफ द वर्क डन इन द, जैसे पहला वाला सवाल तो थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा पहला वाला थर्मोडायनेमिक्स का ही था, नहीं वो तो इक्विलिब्रियम का सवाल था ना, ये तो इक्विलिब्रियम का सवाल है, तो थर्मोडायनेमिक्स का है भी नहीं। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम मिक्स है इसमें। तो दूसरा आपका थर्मोडायनेमिक्स का था, ये भी थर्मोडायनेमिक्स का ही है। कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 900 केल्विन, कह रहा है कि आपकी एक आइडियल गैस है वो 900 केल्विन पे है, अंडरगोज 2 रिवर्सिबल प्रोसेस, 1 followed by 2 as shown in the figure below. If the work done by the gas in the two process are same, then value of ln, कुल मिला के मुझे ln V3/V2 की वैल्यू चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए, कौन सी, V3/V2 की वैल्यू। एक काम करूं, इस ग्राफ को मैं अलग पेज में बना दूं, मैं यहाँ पे एक पेज लेता हूँ
और मैं इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे दे रखा है बस वैसे ही करूंगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं रखूंगा, ठीक है। तो देखिए ये बोल रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन है, बस आपके पास क्या है, आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है, एक आपके पास लाइन ये है और एक आपके पास लाइन ये है, ये वो कहना चाहता है। तो उसने कहा कि देखिए ये आपके पास जो वैल्यू है, ये आपके पास है P1 V1, ये आपके पास है P1 V1, ये आपके पास है P2 V2, और ये आपके पास कितनी है, ये वैल्यू आपके पास है P3 V3 के पास। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ग्राफ में ही ये क्वेश्चन करवा दूँ। ये जो इसने एक्सिस दी है ये वाली वगैरह, ये आपकी जो एक्सिस है ये आपकी U बाय आर की एक्सिस है, किसकी है, U बाय आर की एक्सिस है। ये वैल्यू उसने 1250 के बराबर दी है, और ये वैल्यू उसने कितनी दी है, ये वैल्यू उसने 450 के बराबर दी है ना, 450 के बराबर दी है। और ये आपकी एस की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, एस की वैल्यू, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, और कोई इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी है, ये बस एस की वैल्यू इतना पता है। उसने कहा है कि स्टार्टिंग में 1 मोल गैस है और 900 केल्विन पे, यानी कि ये जो टेम्परेचर उसने कहा है, ये टेम्परेचर कितना है, ये टेम्परेचर आपका 900 केल्विन के बराबर है। किसके बराबर है, ये टेम्परेचर आपका 900 केल्विन के बराबर है। और उसने कहा ये प्रोसेस 1 है और ये प्रोसेस 2 है, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है कि ये प्रोसेस 1 है आपका, ये वाला प्रोसेस 1 है, और ये वाला जो प्रोसेस है ये आपका प्रोसेस 2 है। तो देखिए पहला आपका जो काम होना चाहिए बेटा वो ये होना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि प्रोसेस 1 कौन सा है और प्रोसेस 2 कौन सा है। देखिए बात समझिए कैसे करेंगे। अगर मैं प्रोसेस 1 की बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि प्रोसेस 1 में कुछ चीज कांस्टेंट तो है, वो क्या चीज है, मैं कहूंगा ये जो मेरा प्रोसेस है 1 है, इसमें मेरी एस की वैल्यू कांस्टेंट है। क्या है, ये मेरी डेल्टा एस की वैल्यू, एस मेरा कांस्टेंट है। क्या है, मेरा एस की वैल्यू मेरी कांस्टेंट है। अगर मेरी एस की वैल्यू कांस्टेंट है तो मेरी डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, 0 है। क्या है, मेरी डेल्टा एस की वैल्यू 0 है। और इसी को आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब है कि आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब ये कब होता है, ये उसने अच्छा एक चीज और दी है कि दोनों के दोनों क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि दोनों के दोनों प्रोसेस आपके रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसे है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो अगर ये रिवर्सिबल है, कौन से रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस 0 होता है, ये होता है आपका एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में 0 होता है, यानी कि आइसोएंट्रोपिक है। तो ये प्रोसेस ऑब्वियसली कैसा है, ये आपका जो प्रोसेस नंबर 1 है बेटा, ये आपका एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब देखिए नीट में जो सवाल है, अगर इतना डिफिकल्ट वो नहीं आया, तो अगर उसने आपसे यही पूछ लिया कि बताइए प्रोसेस नंबर 1 कौन सा प्रोसेस है, तो आपका ये एमसीक्यू का सवाल बन गया। देखिए सवाल इस तरीके से फ्रेम हो सकता है, याद रखना। मैं अगले टेस्ट में दूंगा आप लोगों को, जो मॉक टेस्ट सीरीज चलती है उसमें दूंगा ये सवाल कि बताइए प्रोसेस नंबर 1 कितना है। मैं इतना बड़ा सवाल नहीं दूंगा, कोई सेंस नहीं है, लेकिन ये जरूर पूछ सकता हूं कि बताइए प्रोसेस नंबर 1 किस टाइप का प्रोसेस है। किस टाइप का प्रोसेस है, ये एक एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इतनी बात मुझे पता चल चुकी है। अब आइडेंटिफाई करता हूं कि प्रोसेस नंबर 2 कौन सा है। ठीक बात है, देखिए मुझे ये पता है कि इस वाले प्रोसेस में U बाय आर की वैल्यू कांस्टेंट है। प्रोसेस नंबर 2 की अगर बात करूं, अगर मैं प्रोसेस नंबर 2 की बात करता हूं तो इस प्रोसेस में U बाय आर की वैल्यू कांस्टेंट है। क्या है, यहां पे U बाय आर की वैल्यू कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर U बाय आर तो वैसे ही कांस्टेंट रहता है, तो अगर U बाय आर की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब U की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब U की वैल्यू भी क्या है, मेरी कांस्टेंट ही है। अगर U की वैल्यू कांस्टेंट है बेटा, तो डेल्टा U क्या है, मेरा 0 है, बिल्कुल सही बात है। और अगर डेल्टा U 0 है तो मेरा डेल्टा T भी क्या है, 0 है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जो मेरा सेकंड प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, ये आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसा है, ये एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। अरे क्या बात समझ में आती है, कैसा है, एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब देखिए बिल्कुल क्लियर सिचुएशन मेरे पास आ चुकी है कि मुझे दोनों प्रोसेस के बारे में पता चल चुका है, और पहला स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक बार जैसे ही आपको ये इंफॉर्मेशन आ गई कि किस टाइप के प्रोसेस है, फिर आप इजीली आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप बोलेंगे देखिए सर, क्योंकि एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है और इसमें बोला है दोनों में कि वर्क डन की वैल्यू सेम है। कह रहा है कि वर्क डन बाय द गन इज इन द टू प्रोसेस आर सेम, यानी कि दोनों में वर्क डन सेम है। तो मैं एक काम करूं, पहले वाले प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू लिखूं। तो देखिए यहाँ पे वर्क डन 1 की वैल्यू, मैं इसको लिखता हूँ वर्क डन प्रोसेस 1 के लिए कितना हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इसमें वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, डेल्टा U के बराबर। अरे क्या बात समझ में आती है, वर्क डन की वैल्यू कितनी रहेगी, डेल्टा U के बराबर। कहां से आया, ये आया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और डेल्टा U की बराबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास U बाय आर की वैल्यू है, तो मैं कहूंगा कि जो मेरी U2 बाय आर माइनस U1 बाय आर, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये वैल्यू है आपकी कितनी, U2 450 माइनस 2250, इसके बराबर ही है। अब दोनों में R की वैल्यू अगर मैं कांस्टेंट निकाल के चलूं तो देखिए मेरी U2 माइनस U1 की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस 1800 इंटू आर के बराबर, माइनस 1800 इंटू आर के बराबर। और यही वैल्यू किस चीज की है, यही वैल्यू मेरी डेल्टा U की है, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस 1800 आर के बराबर। और ये लीजिए
और ये लीजिए अगर डेल्टा यू है तो वर्क डन की वैल्यू में मेरे पास आ चुकी है। पहले प्रोसेस के लिए जो डेल्टा यू की वैल्यू है यानी वर्क डन की वैल्यू कितनी है, -1800 आर के बराबर है। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ln v2/v1 की, किसकी ln सॉरी v3/v2 की। तो मैं कहूंगा कि देखिए सेकेंड प्रोसेस मेरा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो सेकेंड प्रोसेस के लिए जो मेरा वर्क डन आएगा, इस वाले प्रोसेस के लिए जो मेरा वर्क डन आएगा वो किसके बराबर आएगा, आइए मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। इसके लिए जो मेरा वर्क डन की वैल्यू आएगी वो आएगी -2.3, अच्छा क्योंकि ln में पूछा है तो माइनस के लगाने की जरूरत नहीं है, ये होता है -nRT, ओके nRT, यानी कि यहाँ पे जो भी टेम्परेचर रहेगा। और मुझे एक चीज बताइए, ये टेम्परेचर T1 है, इसको मैं मानता हूँ ये टेम्परेचर T1 है, यहाँ से यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, ये टेम्परेचर T2 है और ये आइसोथर्मल है तो ये भी टेम्परेचर T2 हुआ, तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर कितना आ जाएगा, nRT2 ln v3/v2, बिल्कुल सही बात है, ln v3/v2। ठीक है, सब कुछ ठीक है कि 1 मोल है, मुझे T2 की वैल्यू अभी यहाँ पे नहीं पता है, मुझे यहाँ पे T2 की वैल्यू नहीं पता है, तो अगला मेरा प्रोसेस क्या होना चाहिए, यहाँ से मैं T2 की वैल्यू पहले, यहाँ से मुझे T2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। काफी बड़ा क्वेश्चन ये हो रहा है, एनीवे आइए निकालते हैं यहाँ पे। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी NCV डेल्टा T के बराबर, और डेल्टा T की जगह क्या लिख दूं, ये लिख दूं मैं T2 - T1 के बराबर, बिल्कुल ठीक बात है। नंबर ऑफ मोल्स शायद आपको 1 के बराबर ही दे रखे हैं, 1 मोल बिल्कुल सही है। और देखिए कमाल की बात यह है, आपको CVM भी दे रखा है, कितना ये है 5/2 के बराबर, कितना है 5/2 के बराबर, तो ये आ जाएगा आपका 5/2R इंटू T2 की जगह T2 और T1 की जगह कितना 900 लिख दिया, और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू -1800 R के बराबर है। R से R तो कैंसिल हो गया बेटे, कितना R से R कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा आपके पास 3600 -3600/5 इज इक्वल्स टू T2 - 900 के बराबर। और देखिए T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 -3600/5 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 7 जा 35 720 के बराबर, और T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 केल्विन के बराबर। T2 कितना आ गया मेरा 180 केल्विन के बराबर इज इक्वल्स टू 180 केल्विन ओनली। फिर आप उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए, कितना आ जाएगा -nRT, 1 की जगह 1, R की जगह R, और T2 की जगह कितना आ गया, ये आ गया आपका 180 के बराबर इज इक्वल्स टू 180 के बराबर। अच्छा, और वर्क डन भी तो सेम है, एक काम करूं, वर्क डन की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, -1800 R है, इट इज इक्वल्स टू -1800 R इज इक्वल्स टू -R इंटू T2 कितना है, ये है 180, और ln v3/v2। देखिए बहुत ही आसान सवाल ये अब हो चुका है, ये R से R मेरा कैंसिल, R से R मेरा कैंसिल, 180 कितना चला जाएगा 10 के टाइम्स, यानी कि ln v3/v2 के बराबर कितनी आ रही है, ये आ रही मेरी 10 के बराबर। ये लो आंसर आ गया आपका, कितना आ गया, ये आ गया आपका 10 के बराबर। अरे बोलो भाई, कितने लोगों का सही आंसर था, कितने लोगों का सही आंसर था, होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, यानी माय करेक्ट आंसर विल बी हाउ मच, माय करेक्ट आंसर विल बी, कहाँ है कहाँ है कहाँ पूछा गया है, ये आ जाएगा मेरा 10 के बराबर। बोलो भाई कितने लोगों का सही है। आइए बेटा नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर VT डायग्राम फॉर द एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। आपके पास 5 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, और ये कुछ आपके सामने ग्राफ इस तरीके से है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहे कंसिडरिंग ओनली पीवी वर्क इज इन्वॉल्व्ड, यानी कि थर्मोडायनामिक वर्क देखना है, पीवी वर्क देखना है, द टोटल चेंज इन द एंथैल्पी, आपको निकालना है टोटल चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि आपको डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है इन द सीक्वेंस XYZ के सीक्वेंस में, क्या आपकी टोटल चेंज इन एंथैल्पी आने वाली है, बाकी सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो फिर से वही बात, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका प्रोसेस किस टाइप का है। देखिए सबसे पहले बात में अगर मैं इस x से y वाले प्रोसेस की बात करूं तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता कि x से y के बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कैसा प्रोसेस है, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा है, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। और x से z, अगर y से अगर मैं z जा रहा हूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये मैं कहता कि ये मेरा आइसोकोरिक प्रोसेस है। कैसा है, ये मेरा एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, इसमें वॉल्यूम मतलब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा V 0 है। ऑब्वियसली ऊपर में मुझे नजर आ रहा है कि वर्क डन की वैल्यू 0 होने वाली है, बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है, फिर क्या करें। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर मेरे पास x से y से मुझे x से y और y से z जाना है, तो मेरे को निकालना है कि टोटल चेंज इन एंथैल्पी, क्या निकालनी है मुझे, टोटल चेंज इन एंथैल्पी। अब टोटल चेंज इन एंथैल्पी तो स्टेट फंक्शन होता है, ये तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, ये आपका स्टेट फंक्शन होता है। और अगर ये स्टेट फंक्शन है तो एक्चुअली ये डिपेंड ही नहीं करना चाहिए कि ये किस बात से पहुंचा, ये सिर्फ इस पे इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करना चाहिए। चाहे आप x से y से z निकालिए या फिर आप डायरेक्टली x से z निकालिए, एक ही बात है।
तो क्या बात समझ में आ रही है? आप x से y से z से निकालिए या फिर आप x to z निकालिए तो एक ही बात है। तो ये सिर्फ डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, एंड फाइनल पोजीशन पे ये डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर मैं x और y, x से z के बीच में डायरेक्ट डेल्टा h की वैल्यू निकालूं तो किसके बराबर होती है? ये होती है आपकी डेल्टा u प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब यहाँ पे डेल्टा एन जी जैसा कुछ नहीं दिया है तो ये पी डेल्टा वी के बराबर भी हो सकता है, यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस, क्यों नहीं हो सकता? हो तो सकता है। अगर ऐसा नहीं, डेल्टा एन जी आर टी नहीं हो सकता है तो एन आर डेल्टा ई या फिर पी डेल्टा वी तो हो सकता है। चलिए ठीक है, कुछ ना कुछ आ जाएगा यहाँ से, मुझे लग रहा है यहाँ से कुछ ना कुछ मुझे उम्मीद मिल रही है कि यहाँ से मेरा आंसर समथिंग शुड बी द, मतलब कुछ ना कुछ बन जाएगा मेरा, है ना? ठीक है जी। तो देखिए पहले प्रोसेस में अगर मैं, अच्छा मैं एक चीज और बोल सकता हूँ कि जरूरी नहीं है कि ऐसे निकालूं, मैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू भी कर सकता था, बिकॉज ना सिर्फ ये एक स्टेट फंक्शन है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है। तो डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू भी मेरा आंसर हो सकता है। अरे क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला स्टेप देखते हैं कि यहाँ से जब मैं एक्स से वाई जा रहा हूँ तो मेरे पास किस चीज की वैल्यू है? मेरे पास वॉल्यूम की वैल्यू है और मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू है। याद करिए वॉल्यूम और टेम्परेचर से अब आप क्या क्या निकाल सकते हैं। तो क्या क्या निकाल सकते हैं? देखिए रिमोट टेम्परेचर से आप क्या निकाल सकते हैं? कुछ बन तो नहीं रहा है आइसोथर्मल में। चलिए ठीक है, अगर आइसोथर्मल में नहीं बन रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, आइसोकोरिक में तो कुछ ना कुछ बन सकता है। ठीक है, जितना आता है उतना करते हैं। आइसोकोरिक अगर है तो इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है? जीरो है। क्या है? डेल्टा वी की वैल्यू जीरो है, और डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन की वैल्यू जीरो है। हाँ ठीक है, समझ में आ रही है बात यहाँ से। अगर डेल्टा वी की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू जीरो है और आइसोकोरिक प्रोसेस है तो इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम मैं बोल दूंगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो आपका डेल्टा यू होता है ये आपका एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होता है। एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होता है। हाँ, यहां से आंसर आ सकता है। देखिए कैसे, मैं यहां से डेल्टा यू की वैल्यू अगर निकालूं तो किसके बराबर है? कितने मोल्स दिए हैं आपको? 5 मोल्स दिए हैं, 5 मोल्स। और ये है आपका सीवी, सीवी की वैल्यू भी आपको दे रखी थी, कितनी है? 12 के बराबर, 12 के बराबर। और डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका 415, 415 माइनस 335, 415 माइनस 335 कितना होता है? 80 के बराबर, 80। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 80 कितना हो गया? 48, यानी कि 4800 जूल के बराबर। कितना आ गया? ये डेल्टा यू की वैल्यू मेरी आ चुकी है 4800 जूल के बराबर। और उस वैल्यू को एक बार मैं यहाँ पे पुट करूं तो देखिए कितना आ रहा है। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 4800 प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी से कुछ निकलेगा नहीं, डेल्टा एन जी आर टी से निकलेगा नहीं। अच्छा मैं एक काम करूं, इस फॉर्मूले को मैं रीराइट करता हूं। इस फॉर्मूले को मैं रीराइट कर रहा हूं कैसे? क्योंकि जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो किस तरीके से वेरी करता है, वो ये होता है डेल्टा पीवी की तरह, डेल्टा पीवी। और डेल्टा पीवी है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? एन आर डेल्टा टी के बराबर लिख सकता हूं कि आपका चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है। दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी के बराबर। तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका एन आर, एन आर, एन की वैल्यू कितनी है? 5 है, 5। और आर की वैल्यू मुझे पता ही होती है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? दे रखी है क्या? नहीं दे रखी, तो मैं लिखूंगा, कितना लिख दूंगा? 20 जूल में है तो 25/3 के बराबर, विल बी इक्वल्स टू 25/3। और फिर से टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना है? ये आपका है 80 के बराबर, विल बी इक्वल्स टू 80 ओनली। ये आ जाएगा कितना? 80 के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। तो आ गई मेरे पास वैल्यू, ये वैल्यू तो मेरे पास आ ही चुकी है। कैसे करें? इसको लिख दूं मैं 4800 प्लस ये 80 इंटू 5 कितना हो गया? 400 के बराबर, 400। अब इसको ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं इसको 8.31 ही रहने देता हूँ। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4800 प्लस 831 इंटू 4 के बराबर, विच इज इक्वल्स टू 4800 प्लस 4, 12 का 2 कैरी 1 और 32 और 33 के बराबर। कुछ ऐसा आंसर मेरा आ रहा है, कुछ ऐसा आंसर मेरा आ रहा है। सही कैलकुलेशन करी है? और चेक कर ले, 8.314 यानी कि 8.31 के बराबर अप्रोक्सीमेटली। 32 भी कर देते कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलो ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 8 चक्को 40, 425 कहाँ गया? हाँ इंटू 25 भी तो आएगा। अच्छा 25 कैसे आएगा? ये तो 8.31 है ना। हाँ तो यही आ रहा है मेरा आंसर, 831 33 34। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मेरा यही कुछ आंसर बन रहा है। और एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं, मैं आंसर भी क्रॉस चेक कर ही लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। देखिए ये आ रहा है आपका कितना? ये आ रहा है आपका 8124 के बराबर। कितना आ रहा है?
8124 के बराबर आ रहा है। और जो इसका आंसर दिया है, जो इसका असली में आंसर दिया है, जो आपको ऑप्शंस में मतलब एग्जामिनेशन में पूछा था कि क्लोजेस्ट किसके आएगा, तो एग्जामिनेशन में जो इसका आंसर दिया है, इसका आंसर दिया है वो कितना है, वो है आपका 8120 के बराबर। हाँ तो ठीक है, इतना एक्सेप्टेबल है ना यार, इतना तो एक्सेप्टेबल है, इतना तो एक्सेप्टेबल है, इतना तो आप लोग एक्सेप्ट कर ही लेंगे, आपके मतलब एग्जामिनर इतना तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे, अगर ऑप्शन आता है तो इजीली हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए ये थोड़ा सा मतलब मैं मान सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लिए भी ट्रिकी था, क्योंकि ये वाला जो कर्व है ना एक्स वाई, इसका कुछ काम ही नहीं है। पर हाँ ये चीज है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये एक क्या है, स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन है तो फर्क नहीं पड़ेगा आप एक्स से वाई से जेड जा रहे हैं, यानी कि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में फर्क पड़ना चाहिए। टोटल आपने डेल्टा यू निकाला, और क्योंकि देखिए अगर आप बोलते कि सर कि डेल्टा यू अगर आपने निकाला है तो डेल्टा यू क्या क्या है केस, डेल्टा यू सीधा हमने डेल्टा यू वन प्लस डेल्टा यू टू क्यों नहीं कर दिया। अगर अगर आपका डेल्टा एच स्टेट फंक्शन है तो और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो डेल्टा यू भी तो आपका स्टेट फंक्शन और क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मैं कहता देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू कुछ मतलब कुछ रहेगी ही नहीं, डेल्टा यू सॉरी मतलब यहाँ पे तो रहेगी डेल्टा यू की वैल्यू, यहीं पे तो निकाली हमने डेल्टा यू की वैल्यू, और डेल्टा यू यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ पे तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो ही रहनी चाहिए, इसीलिए डेल्टा यू मैंने सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेट किया है। और ओवरऑल डेल्टा यू कितना हो जाएगा, इसको डेल्टा यू वन मानिए, डेल्टा यू टू मानिए, तो यू टू के बराबर ही तो आएगा ओवरऑल डेल्टा यू, इसलिए मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया। ठीक बात है, ठीक है, आनी चाहिए इतनी बार समझ में, थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा टफ था। आइए एक सवाल, अब देखिए ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन सवाल एक्चुअली ये नहीं है, मैं बस आपसे सवाल अब पूछने वाला हूँ। देखिए सवाल है, 1 मोल ऑफ एन नॉन आइडियल गैस अंडरगोज अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम 2 atm 3 liter 95 केल्विन टू 4 atm 5 लीटर एंड 245 केल्विन विद अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E की वैल्यू आपके पास दे रखी है। कह रहा था चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस इन लेटर एटीएम इज, तो ये हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है, इसके लिए हम कहेंगे डायरेक्टली कि सर डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो आपकी डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, डेल्टा पीवी के बराबर होती है, और पीवी आपको दे रखा है, ठीक है, डेल्टा पीवी के बराबर होती है, यानी कि आपका प्रेशर भी चेंज हो रहा है और आपका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते थे, आप बोलते हैं कि सर डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो डेल्टा यू, अब क्योंकि डेल्टा एच किस पे डिफाइन है, अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर आप इसमें सवाल करेंगे तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इसे, डेल्टा पीवी को किस तरीके से आप लिखना चाहेंगे, क्योंकि डेल्टा पीवी को आप पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। फिर देखिए अगर मैं बोलूं कि अगर आपको इस तरीके से लिखना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि मैं इसे P2 V2 माइनस P1 V1 कर दूं, आंसर आ जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप इसे डायरेक्टली P2 V2 माइनस P1 V1 की तरह लिख लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से आंसर आ रहा है। तो डेल्टा यू की जगह आप क्या लिखेंगे, डेल्टा यू की जगह आप लिखेंगे 30 लीटर एटीएम के बराबर प्लस P2 V2 की वैल्यू देखिए कितनी है, ये आपके पास है 4 × 5 कितनी है, ये है 4 × 5 और एटीएम लीटर बढ़िया चल रहा है मामला, और ये देखिए कितना हो जाएगा 2 × 3 के बराबर, बिल्कुल सही बात है। तब आप इसे कहेंगे कि सर ये हो जाएगा मेरा 30 प्लस ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 6 के बराबर, दैट इज 30 प्लस 14 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 44 एटीएम लीटर के बराबर। एटीएम लीटर में आंसर निकालना है तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि करेक्ट आंसर है, जो कि करेक्ट आंसर है। मेरा सवाल अब आपसे ये है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं किसकी तैयारी कितनी चल रही है। इसका फोर्थ ऑप्शन एक बार पढ़िए, काफी इंटरेस्टिंग है। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि इट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। वेरी वेल सेड। देखिए वो कह रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो हम इसे डिफाइन क्यों, ऐसा ये क्यों कह रहा है, मेरी बात समझिए, ऐसा ये इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। ये कह रहा है कि जो आपका डेल्टा एच को जब भी आप कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये होता है एनसीपी डेल्टा टी के बराबर, क्या ये होता है आपका एनसीपी डेल्टा टी के बराबर, यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर इसको डिफाइन किया जाता है। कैसे, एट कांस्टेंट प्रेशर इसको डिफाइन किया जाता है। तो यही सवाल है कि जब डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर डिफाइन है, तो जब आप इसको प्रेशर यहां पे वेरी कर रहे हैं तो कैसे आपका आंसर ये आ रहा है। अच्छा आंसर ठीक है, लेकिन मुझे फटाफट से कमेंट में बताइए कि इसका फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है। देखते हैं कौन बच्चा बताता है, ठीक है। आइए इसी बात पे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये 5 है, ये लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब देखिए आप में से काफी बच्चे इस सवाल को कर लेंगे। सवाल कहता है कि द रेशियो ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड मैग्नीशियम डिपॉजिटेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एक्वस H2SO4 एंड एक्वस MgSO4 एक बार ट्राई कीजिए जरा सवाल, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए सवाल। कर लिया आपने, कर लिया तो ठीक है। देखिए सवाल बहुत सिंपल है। आप लोगों ने सोचा होगा कि सर देखिए एनोड पे, पहले बात करते हैं कि आपके पास एक्वस H2SO4 है, तो मैंने कहा कि देखिए और आपके पास क्या है, MgSO4 है, तो आपका कैसे होता है डिफाइन। मैं कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, आप लोगों ने दिमाग लगाया होगा कि ये फैराडेज का सेकंड लॉ है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ। तो हमने कहा कि फैराडेज सेकंड लॉ है,
तो हमने कहा कि वेट ऑफ 1 अपॉन वेट ऑफ 2 डिपॉजिटेड यानी कि किसके बराबर होता है, ये इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2, यही तो होता है। यानी कि वेट ऑफ 1 यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के सेम होते हैं। तो पहले उसमें कौन डिपॉजिट हो रहा है, वो कह रहा है कि द रेशियो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वेट कितना डिपॉजिट होगा यही तो पूछ रहा है। तो वेट डिपॉजिटेड ऑफ हाइड्रोजन यानी कि वो कह रहा है W1 अपॉन W2 की वैल्यू हो जाएगी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम होता है 12, तो कितना आएगा आपका आंसर 1:12 विल बी द करेक्ट आंसर। कितना 1:12 भी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपने ऑप्शन नंबर बी बोला होगा और ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो मैंने आपसे ओरिजिनल पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे लिखा है फ्यूज्ड MgSO4। अगर फ्यूज्ड MgSO4 लिखा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है एक्वस MgSO4। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो चुकी है। नो डाउट अगर आप एक्वस H2SO4 का, अगर आप एक्वस H2SO4 यानी कि डाइल्यूट H2SO4 का क्या करते हैं, अगर इसको एनोड, इसका अगर आप डिपोजिशन देखते हैं तो मैं कहूंगा देखिए इसके एनोड में सिर्फ एक ही आयन प्रेजेंट है, कौन सा, वो है H+ आयन, और डिपॉजिट क्या हो जाएगा आपकी H2 गैस तो डिपॉजिट होने वाली है, नो डाउट, कोई डाउट इसमें नहीं है, कोई डाउट इसमें नहीं, H2 गैस डिपॉजिट हो जाएगी, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 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 अगर आप एक्वस MgSO4 लेते हैं तो एक्वस Mg4 में एनोड में ना सिर्फ आपके पास Mg2+ आयन है, अब आपके पास H+ आयन भी है। और जैसे ही ये दोनों होते हैं तो इसमें से ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन, H+ का ज्यादा है बेटा। यहां पे भी हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगी। यहां पे मैं कहूंगा Mg विल नॉट बी डिपॉजिटेड, Mg विल नॉट बी डिपॉजिटेड, विल नॉट बी डिपॉजिटेड। और अगर Mg डिपॉजिट नहीं हुआ है, अगर Mg डिपॉजिट नहीं हुआ है तो कैसे आप इसका वेट निकाल सकते हैं, आंसर विल बी नन, आंसर विल बी नन, इसका नन आंसर आएगा, आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था। बोलो भाई क्या बात समझ में आती है। हाँ, लेकिन अगर लिखा है फ्यूज्ड तो भाई बात बिल्कुल सही है कि इसका अगर फ्यूज्ड है तो इसके एनोड में अब जो गैस है वो सिर्फ कौन सी है, वो मतलब वो जो आयन है वो Mg2+ आयन है। क्या Mg2+ आयन है, अब वो Mg सॉलिड की तरह डिपॉजिट हो सकता है, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि ये फ्यूज्ड लिखा है यानी कि सिर्फ प्योर MgSO4 है आपका फ्यूज्ड कंडीशन में। अरे बोलो भाई क्या बात समझ में आती है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए थी। ठीक है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, इसीलिए दो क्वेश्चन है ये अलग अलग है, मैंने अलग अलग इसको पुट किया था। अब देखिए एक और सवाल है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड विद अ फोटोन ऑफ वेलोसिटी, फोटोन नहीं है ये फोटोन है, ऑफ एनर्जी कितना है 11 eV के बराबर है। काफी शानदार क्वेश्चन, काफी शानदार क्वेश्चन। देखिए आप इस बात को समझिए कि अगर आप एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो आपको पता है कि अगर मैं इसकी लाइंस बनाऊं कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से इसके कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, इस तरीके से इसके कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हम बोलते हैं कि देखिए सर क्योंकि हाइड्रोजन की बात की गई है, हाइड्रोजन की बात की गई है, तो एनर्जी एट, यहाँ पे जो एनर्जी आती है वो कितनी आती है, ये आती है -13.6 eV के बराबर, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पे आती है एनर्जी कितनी, -3.4 eV के बराबर, ठीक है। और ऊपर जाएंगे और कम होती रहेगी, यानी कि निकाल के देखते हैं, वैसे एक डेटा आपको ऐसे याद होना चाहिए, आपको क्या मुझे भी याद होना चाहिए। तो एनर्जी निकाल के देखते हैं कितनी हो जाएगी, -13.6 इंटू Z² यानी कि 3 है तो ये हो जाएगा 9, यानी कि -1.46 है, 1.5 के आसपास, तो ये हो जाएगी एनर्जी -1.5 eV के आसपास, बिल्कुल सही बात है। तो इतने में काम हो जाएगा मेरा, इतने में काम मेरा हो जाएगा। तो एक बार डिफरेंस ऑफ एनर्जीज अगर मैं देखूं कि दो सक्सेसिव के बीच में डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना है, तो ये एनर्जी गैप बेटा कितना है, ये एनर्जी गैप आपको नजर आ चुका होगा, कितना है, ये है 13.6 - 10 eV के बराबर, यानी कि जो मेरा डेल्टा E1 E2 - E1 है, जो मेरा डेल्टा, इसको डेल्टा E2 - E1 है, ये कितना है, ये है 13.6 - 3.4 eV, यानी कि कितना 10.2 eV के बराबर, ये है मेरा 10.2 eV के बराबर, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो गैप है, ये जो गैप है ये कितना है, ये है आपका 3.4 - 1.5 यानी कि कितना 1.9 के आसपास, ये गैप है मेरा 1.9 के आसपास, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है 1.9 के आसपास। अब ये जो टोटल एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है ये कितनी हो चुकी है, ये एनर्जी गैप कितना हो चुका है, इन दोनों को प्लस करिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका देखिए ऑलमोस्ट 2 यानी कि 11.2 12.2 यानी कि 12.1 ईवी के बराबर, ये एनर्जी गैप 12.1 ईवी के बराबर है। अब आपका सवाल ये है कि आपने जो एनर्जी प्रोवाइड करी है, आपने जो एनर्जी प्रोवाइड करी है वो कितनी है, वो है 11 ईवी के बराबर, वो कितनी है, वो है 11 ईवी के बराबर। ये लीजिए आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन, एक बार फिर से सॉल्व करके देखिए, ठीक है कर लिया, ठीक है। अब मुझसे काफी सारे बच्चों का जो इसका आंसर आया होगा उन्होंने कहा होगा कि सर हमने 11 ईवी करी है तो इतनी तो वो क्रॉस कर ही जाएगा और
ऊपर तो, इसके ऊपर तो नहीं जा पाएगा, लेकिन यहां तक तो आ ही सकता है, बाकी एमिट आउट कर देगा। तो इसका 1 आंसर आना चाहिए। मैं कहूंगा नहीं। ध्यान रखिए, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है कि आपका फोटोन उतनी ही एनर्जी एक्सेप्ट करता है हमेशा जितना उसको एग्जैक्ट मिले। अगर यानी कि उसे 10.2 ईवी चाहिए तो 10.2 एक्सेप्ट करके यहां जा सकता है। अगर आप उसे 12.1 ईवी देंगे तो 12 ईवी देके वो 2 स्टेट तक जा सकता है, बस इतनी। अगर आप उसे इन दोनों के बीच में कुछ एनर्जी देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 10.2 ईवी एनर्जी ले लेगा और बाकी की वो क्या कर देगा, 0.8 ईवी को रेडिएट आउट, उसको बोलेगा नहीं इतनी नहीं चाहिए, बस 11 में से इतनी दे दो, बाकी वो एमिट आउट कर देगा। ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सेप्ट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इट रिक्वायर्स फॉर ट्रांजिशन। जितनी उसे ट्रांजिशन की जरूरत है वो एग्जैक्टली उतनी ही लेता है, वरना वो नहीं लेता है। बात समझ में आती है? ये उस तरीके का है कि सपोज आपको यहां से, अगर आपको यहां से सपोज मतलब आपको अगर दिल्ली से मुंबई जाना है और सपोज फेयर का किराया है 5,000 रुपये, मान लेते हैं कि 5,000 रुपये, और किसी ने आपको बोला कि ये लो 4,000 रुपये, तो ऑब्वियसली आप नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपको किसी ने सपोज 6,000 रुपये दे दिए तो हाँ, नॉर्मल कंडीशन में तो इंसान ये करता है कि 5,000 रख लिए और 5,000 का किराया हो गया, 1,000 रुपये खाने में वेस्ट कर दिया तो सर हो गया। नहीं, इसमें केस में ऐसा नहीं है, बिल्कुल खुददार है, बोला कि अगर 5,000 है तो 5,000 ही चाहिए तो उतने, वरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर विल बी 0। बिल्कुल एक्सेप्ट वो नहीं करने वाला है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। बोलो भाई, बिल्कुल सही बात। आइए नेक्स्ट सवाल कहता है, we have 3 aqueous solution of NaCl labeled as A, B and C with concentration 0.1 molar, 0.01 molar and 0.001 molar respectively. The Van't value of I in this solution will be in the order. देखिए ये सवाल दो जगह पे है। एक ये सवाल है NCERT का, यानी कि NCERT एग्जाम्पलर में ये सवाल है। कहाँ पे? NCERT एग्जाम्पलर में ये सवाल दे रखा है। और ये जो सवाल है ये AIEEE या JEE 2016 या AIEEE में से या फिर JEE में से एक जगह में ये सवाल पूछा गया था। सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। सवाल इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि देखिए आप सीधा सीधा क्या करते हैं बच्चे, वो बोलते हैं कि सर देखिए NaCl जो है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, नो डाउट ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बिल्कुल सही बात, आपने अगर पहला ये लिखा है तो आपने बिल्कुल सही लिखा। और कहा सर अगर ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 के बराबर होनी चाहिए। तब आप कंसंट्रेशन कुछ भी लिखिए तो I1 की वैल्यू I2 के बराबर होगी और ये I3 के बराबर होगी। और इसके हिसाब से आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी। और NCERT में यही गिवन है। दिस इज अकॉर्डिंग टू NCERT, दिस इज अकॉर्डिंग टू NCERT। लेकिन बात समझिए, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। दिस इज रॉन्ग। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया है तो आपको मैं एक चीज बता दूं, देखिए अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, जनरली अगर कोई कंपैरिजन में बोलता है तो NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इस बात में कोई भी शक नहीं है। NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इस बात में कोई भी शक नहीं है। लेकिन आप समझिए, कोई भी रिएक्शन 100% तो बिल्कुल कभी नहीं होती। अरे भाई अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो कितना स्ट्रॉन्ग होगा? 99%, 99.9%, 99.99999%, 100% तो स्ट्रॉन्ग, मतलब 100% आयंस तो NaCl के आपको मिल ही नहीं सकते। अरे क्या बात समझ में आती है? यस इट इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग हम उसे इसलिए कह रहे हैं कि इट गोज टू कंप्लीशन ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट 100%, नॉट एग्जैक्टली 100%। यानी कि मान के चलते हैं कि इसके जो 3 सॉल्यूशन है वो मान के चलते हैं कि आपकी जो रियलिस्टिक सिचुएशन है, ये तो आपका एग्जैक्ट डेटा हो गया, लेकिन जो आपकी रियलिस्टिकली मैं बात करूं, रियलिस्टिकली मैं मान के चल रहा हूं कि जो आपका NaCl है ना, NaCl वो डिसोशिएट हुआ है, थोड़ा सा पीछे आया होगा। वो डिसोशिएट कैसे हो रहा है? Na+ और Cl- में। मान लेते हैं कि ये रिएक्शन 99.5% या फिर 99.9% आगे की तरफ है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही हुआ। लेकिन बात समझिए कि होगा तो फिर भी एक इक्विलिब्रियम तो आएगा 99.9 में, कभी कभी तो आएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आप इस बात को यही बस यहाँ पे समझना था। अब जैसे ही आपने ऐसा कुछ किया, फिर आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ऑन डाइल्यूशन करने पे, ऑन डाइल्यूशन, जैसे ही आप डाइल्यूशन करते हैं, ऑन डाइल्यूशन आपका जो आयनाइजेशन होता है वो इंक्रीज करता है। आयनाइजेशन इंक्रीजेस, आयनाइजेशन डाइल्यूशन करने पे क्या करता है? इंक्रीज करता है। ऑन डाइल्यूशन आयनाइजेशन इंक्रीजेस, बस आपको यही चीज ध्यान रखनी थी। डाइल्यूशन करने पे हमेशा आयनाइजेशन इंक्रीज ही करता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बात समझ में आती है? तो अगर डाइल्यूशन करने पे आयनाइजेशन इंक्रीज कर रहा है, सर आपने बोला कि 99.5 इंक्रीज हुआ, तो यानी कि ये मान लेते हैं कि ये है किसमें? 1 मोलर में। सॉरी आपके पास है 0.1 मोलर में। तो मान के चलता हूं कि मेरा 0.1 मोलर में, हाइपोथेटिकल चल रहा पूरा कि 99.5% आपका डाइल्यूशन था। तो अगर आप
का आपका डिसोसिएशन था। अगर आप इसे और डाइल्यूट करते हैं बेटा, अगर आप इसे 0.01 मोलर की तरफ लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं और ज्यादा हो गया, 99.8% डाइल्यूट हो गया। फिर हमने कहा कि सर ये 0.001 मोलर है, तो मैं कहूंगा अब ये 99.9% के बराबर डाइल्यूट हो चुका है। यानी कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, आपकी वेंट ऑफ की फैक्टर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती है। ठीक बात है। तो बताइए, ये आपके पास तीन सॉल्यूशन है, 0.1, 0.01 और 0.001 मोलर के बराबर। जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर उतना इंक्रीज हो जाएगा। सो इन दिस केस I3 यानी कि IC विल बी ग्रेटर देन IB एंड इट विल बी ग्रेटर देन IA के बराबर। अरे क्या बात समझ में आती है। और ये सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि जेई में जब ये आया था तो इस बात को ही करेक्ट माना गया था। इट इज 100% करेक्ट। अरे क्या बात समझ में आती है आप लोगों को, क्या आप लोगों को बात समझ में आती है। काफी शानदार क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में गलत दिया है अनफॉर्चुनेटली, होपफुली वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आता है आपके पास ऐसा सवाल तो आप इसका ए आंसर ही करेक्ट करके आएंगे। जेई में भी यही सही दे रखा था। एक बात, आइए नेक्स्ट। कह रहा है 145 ग्राम गोल्ड इज डिजॉल्व्ड इन। अब देखिए यहाँ पे ये एक शॉर्ट भी था और वहां पे बच्चों ने बोला कि सर यहाँ पे डिजॉल्व, आप समझ चुके होंगे कौन से शॉर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सर यहाँ पे डिजॉल्व वर्ड नहीं आना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, पर देखिए क्वेश्चन की भावना को आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या बोलना चाहिए था, डिजॉल्व वर्ड नहीं है। बाय द वे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर डिसॉल्व भी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि डिसॉल्व का मतलब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक 100% होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगा, वो हेटेरोजीनियस भी बना सकता है। जनरली हम कंसीडर करते हैं कि अगर वो डिसॉल्व है तो वो होमोजीनियस ही होगा, और इस बात में कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन पार्शियली डिसॉल्व्ड सॉल्यूशन आपका हेटेरोजीनियस होता है और उस केस में क्वेश्चन सही हो जाता है। खैर एनीवे, अगर क्वेश्चन को और रियलिस्टिक यानी कि और बेटर बनाना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज मिक्स्ड। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ इज मिक्स्ड। अब देखिए, वैसे सब बच्चे इस क्वेश्चन को जानते हैं क्योंकि ये सबने देख लिया था ये वाला सवाल। कह रहा है 145 ग्राम ऑफ गोल्ड इज मिक्स्ड विद 955 ग्राम ऑफ वाटर, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज। अब देखिए कुछ बच्चों ने, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि सर देखिए पीपीएम की जो वैल्यू होती है ये आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या ये आपका वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ के बराबर होता है। और आप बोलेंगे ये ऑप्शन पहले 45, एक ऑप्शन और है भाई, ऑप्शन नंबर ई है आपके पास, ऑप्शन दिया ही नहीं है। 45,000 के बराबर पीपीएम में है, किस में है, ये पीपीएम में। ठीक है, चलिए, तो आपने बोला कि सर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट है बेटा आपका 45 और वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 के बराबर और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁶। तब आप कहेंगे सर मेरा आंसर कितना आ रहा है, 45 इंटू 10⁻³ पीपीएम के बराबर। और फिर आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए उसने कहा है कि गोल्ड को आपने पानी में मिक्स किया, आपने गोल्ड को पानी में मिक्स किया। तो मान लीजिए ये आपके पास पानी है, ये आपके पास पानी है, ये आपके पास पानी है। बेटा अगर आप पानी में गोल्ड को मिक्स करने जाएंगे, आप पानी में गोल्ड को मिक्स करने जाएंगे, ये रहा गोल्ड 44 ग्राम, तो आपको क्या लगता है ये एक सॉल्यूशन बनाएगा? नहीं, ये एक सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। मैं लिख देता हूँ दिस इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, दिस इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, ये नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन बेटा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, ये एक ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स का कुछ मतलब है ही नहीं। सो इट्स कंसंट्रेशन कैन नॉट बी डिफाइंड, कंसंट्रेशन कैन नॉट बी डिफाइंड। कंसंट्रेशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इट्स कंसंट्रेशन कैन नॉट बी डिफाइंड। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये थे वो 10 सवाल। मैं मानता हूं स्टार्टिंग के सवाल थोड़े डिफिकल्ट थे, बाद के सवाल भी कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग थे, आपको पता होना चाहिए था। तो फाइनली वी आर डन विद दिस वीडियो। बताइए मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए कुछ और चैप्टर से, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, केमिकल बॉन्डिंग से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, डीएनएफ से, जो आपके बेसिक्स को बिल्कुल हिला के रखते हैं, और हिलाने का मतलब हिला के मजबूत करते हैं, बिल्कुल सीमेंट की तरह, है ना। तो क्या आपको ऐसे वीडियोस चाहिए और हमारी तरफ से? और मुझे एक चीज और बताइए कि आप लोगों का स्कोर एक्चुअली है क्या, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कह दिया था कि आपको 8 सवाल जिसने करे होंगे वो उसकी तैयारी बिल्कुल जबरदस्त चल रही है। वो बच्चा देखिए डेफिनेटली 170 160 आपको देखने को मिल जाएगा नीट के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिनको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं उनको बताइए। और बिल्कुल कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आपको आपका नंबर कितना आया है और कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा और किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।